दोस्तों, आज हम लोग चुनाव आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म हुआ और एक इलेक्शन कमिश्नर के वो बनने के लिए क्या-क्या अर्हताएँ चाहिए होती हैं। उसके साथ-साथ क्या-क्या इनके कार्य होते हैं और किस कारण से इनको जो है हटाया जा सकता है अपने पद से। और रिटायरमेंट एज इनकी जैसा कि 65 वर्ष होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की और 62 वर्ष होती है अन्य चुनाव आयुक्त की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि जो चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, अधीक्षण सुपरिटेंडेंस निर्देशन और नियंत्रण ये जो है ये चुनाव आयोग में निहित होगा। तो चुनाव जो है लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ साथ में विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग करवाता है। तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति और या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा या शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति कोई जो है धर्म, मूल, वंश और लिंग के आधार पर जो है उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में भी गिवन है फंडामेंटल राइट में। अनुच्छेद 326 के में ये बताया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार का जो होगा ये वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। वयस्क मताधिकार यानी का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु जिनकी है वो वोट डाल सकते हैं, वो वयस्क मताधिकार के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 327 है, इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में बताया गया है कि इनके निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्रदान है। यानी संसद जो है वो कानून बना सकती है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित ये निर्वाचन आयोग के क्या कार्य रहेंगे और निर्वाचन आयोग में जो है उनकी अर्हताएँ क्या रहेंगी जो भी चुनाव आयुक्त बनेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 328 अनुच्छेद बताया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है। यानी राज्य के जो विधानमंडल है यानी राज्य विधानसभा और विधान परिषद है उनके चुनावों को लेकर जो चुनावों के संबंध में उपबंध जो करने की शक्ति है वो उन्हीं के पास है। मतलब वो उससे रिलेटेड जो है कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का निषेध किया गया है। कहने का मतलब है कि न्यायालय जो है जैसे भी मतलब चुनाव से संबंधित कोई भी मामला जो है वो आता है अगर सामने तो उसका निवारण करने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है और इसमें किसी भी तरह से जुडिशियल रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि चुनाव आयोग जो है या निर्वाचन आयोग जिसको कहा गया है अनुच्छेद 324 में इसकी बात कही गई है कि देश में एक निर्वाचन आयोग होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है? ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कर्तव्य क्या है इसका? काम क्या है इसका? मुख्य कर्तव्य जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। यानी कहीं पर भी जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के या राज्यसभा के या फिर विधानसभाओं के चुनाव हैं तो या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव है तो उसको जो है को निष्पक्ष होना चाहिए और दूसरा जो है क्या स्वतंत्र रूप से इनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस, निर्देशन, डायरेक्शन एंड नियंत्रण, कंट्रोल करता है। अनुच्छेद 324 के 2 में ये दिया रखा है संविधान में कि निर्वाचन आयोग जो होगा उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेंगे। तो राष्ट्रपति जो निर्धारित करेंगे कि कितने मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद में कितने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उसके बारे में जो बता दिया गया है कि जैसा कि मैंने बताया है पहले भी पिछली क्लासेस में भी कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति के डिसीजंस लेने के लिए वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर होते हैं और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति इस जो भी डिसीजन लेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेंगे। ठीक है। फिर चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार करता है। यानी जो भी संसद कानून बनाएगी निर्वाचन आयोग से संबंधित, या किस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए या अन्य अदर्स इलेक्शन कमिश्नर्स हुए, उनकी नियुक्ति जो है की जानी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कानून बनाने हैं या जो भी प्रावधान संविधान में करे जाने हैं, वो सभी के सभी जो है वो संसद का कर्तव्य है, संसद का दायित्व के अंदर आता है। तो संसद को ये शक्ति दी गई है। 1989 तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त केवल एक हुआ करते थे, सिंगल बॉडी थी, सिंगल पर्सन बॉडी थी। और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1989 को उसके बाद में इसको में जो है एक राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी करी और उसमें जो है अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया। उसके बाद में ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का ये नियुक्ति का प्रावधान जब किया 16 अक्टूबर 1989 में, उसके बाद इसको जो है मान्यता नहीं मिली, क्योंकि सरकार जो है इसकी जो है आलोचना की सरकार ने, और तीव्र आलोचना के कारण 1 जनवरी 1990 को क्या हुआ कि निर्वाचन आयोग जो है फिर से एक सदस्यीय हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 अन्य निर्वाचन आयोग जो नियुक्त करने की बात कही गई थी, उसमें जो है फिर से जो है 1 जनवरी 1990 को ये फिर से सिंगल बॉडी हो गया। ठीक है। उसके बाद में 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया, ऑर्डिनेंस पारित किया गया, जिसके तहत जो है इसको फिर से जो है बहुसदस्यीय बनाया गया। और ये बहुसदस्यीय जो बनाया गया, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात कही गई। तो ये ऑर्डिनेंस की बात यहाँ पे आई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो 123 है ये ऑर्डिनेंस को लेकर के है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है। उसके बाद संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें जो हुई अधिनियम बना इनका 1993, उसको रोक दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। अभी टोटल जो है ये बॉडी 3 सदस्यीय बॉडी है, इसमें 2 अन्य चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त है। फिर उसके बाद में पदावधि और पद से हटाए जाने की बात आती है। तो 1972 में पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उनका कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों का विशेष प्रावधान नहीं था। उसके बाद जो है बाद में जो पहले 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, एक तो हुए सुकुमार सेन और दूसरे हुए उनके बाद में KVK सुंदरम। इन दोनों का जो टेन्योर था वो 8 वर्ष का था। उसके बाद में 1972 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक तो रह सकते हैं, जो भी पहले हो जाए, या फिर वो 6 वर्ष का टेन्योर पहले पूरा कर लें या फिर 65 वर्ष की आयु उनकी हो जाती है। और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए यह 62 ईयर बोला गया। ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पदमुक्त हो सकते हैं। अच्छा, इनसे संबंधित एक बात और भी है कि इनका जो प्रोसीजर है कि कैसे इनको हटाया जाना है, वो प्रोसीजर वही प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जजेस और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर जजेस हो, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया जो है ये चुनाव आयोग के आयुक्त की भी है। तो यहाँ पर जो बात आती है कि महाभियोग जो राष्ट्रपति को जिस प्रकार से पारित किया जाता है, महाभियोग को लेकर के, महाभियोग के अगर लग गया हो किसी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करना हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ प्रस्तावक होते हैं और कुछ जो होते हैं प्रस्तावक के बाद में निर्वाचक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 14 दिन का पहले का नोटिस प्लस 50 प्रस्तावक लोकसभा से और 50 प्रस्तावक
जो प्रस्तावक हों उसके बाद में 50 जो है सेकेंडर्स होते हैं, सेकेंडरी में आते हैं निर्वाचक, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है और 14 डेज़ के नोटिस के बाद में इनको जो है किस प्रकार से विशेष बहुमत से जो है वो पारित होना चाहिए प्रस्ताव। तो विशेष बहुमत क्या है कि टोटल का 50%, टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इसका 50% प्लस 2/3 बहुमत जो है जो प्रेजेंट है मेंबर्स उस समय उनका। तो इसको जब ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है ये प्रस्ताव, तो जो है उस कारण से राष्ट्रपति जिस प्रकार से हटाए जाते हैं या फिर जिस प्रकार से चीफ जस्टिस या अदर जज हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग के आयुक्त भी हटाए जा सकते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। दूसरे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध सिद्ध कदाचार की बात हो और अक्षमता की आरोप सिद्ध हो। अक्षमता कहने का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लेने में, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में वह सक्षम ना हो व्यक्ति, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर अन्य आयुक्त हैं। दूसरा है सिद्ध कदाचार कहने का मतलब है कि मिसकंडक्ट कहने का मतलब ये है कि वो दायित्वों को निर्वहन जो कर रहे हैं वो किसी एक दल के पक्ष में कोई जो है फैसला सुना रहे हैं या फिर एक किसी तरह से जो कोड ऑफ कंडक्ट है निर्वाचन आयोग का, या ये कह सकते हैं कि जब चुनाव होने होते हैं या फिर चुनाव के अलावा जो मान लो किसी विशेष पार्टी को जो है वो उसको जो है पक्ष ले रहे हैं, या इसको जो है सिद्ध कदाचार बोला जाता है। इसके कदाचार के विरुद्ध इसको माना गया है, ठीक। उसके बाद में निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि। अब पदावधि कितनी होती है, तो पहले 2 निर्वाचन आयुक्त जैसा कि मैंने बताया सुकुमार सेन और उसके बाद में जो है KVK सुंदरम, इनकी पदावधि जो थी वो 8 ईयर्स थी एट दैट टाइम और 8 वर्ष थी। उसके बाद में पदावधि कितनी हो गई, 65 वर्ष की आयु या पूरी कर चुके हो मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर उनकी 6 ईयर की जो है सर्विस हो गई हो, 6 वर्ष तक उन्होंने उस कार्यकाल पे उस पद पर रहे हैं, तो 6 वर्ष तक का उनका कार्यकाल बोला जाता है, ठीक है। तो पदावधि का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करते हैं, यानी वही मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें वही प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त हैं, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जो भी वेतन मिलता है वो वेतन जो है वही सेम वेतन जो है वो इनको भी मिलता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो निर्वाचन में जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 2,50,000 जो है ये वेतन जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त का है और 2,25,000 जो है ये वेतन अन्य चुनाव आयुक्त का है। टेन्योर 6 ईयर है या फिर 65 एज है मुख्य चुनाव आयुक्त की, और राज्य चुनाव जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जो एज ग्रुप है वो वहाँ पर 62 ईयर्स पर वो रिटायरमेंट एज बोली गई है, ठीक है। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात, एक बार जब नियुक्ति हो गई उनकी, उसके बाद में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है उनको जो है जो भी उनको सैलरी एंड एमोलूमेंट्स जो भी मिल रहे हैं, उनको जो भी भत्ते दिए जा रहे हैं, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, ठीक है। फिर आते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में। तो सबसे पहला काम क्या है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना चुनाव में। तो चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए इनका दायित्व जो है ये आयोग का है। इसके लिए उसे व्यापक शक्तियों का प्रदान की गई है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर है अधिसूचना जारी करना कि चुनाव जो है कब होंगे, क्या क्या जो नॉमिनेशन की डेट क्या होगी कैंडिडेट्स की, क्या जो चुनाव होंगे वो कितने चरण में होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है जारी करने की, जो अधिसूचना जारी करने की जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा तक चुनाव की कमान उनके हाथों में होती है,
तो मतगणना होती है, या फिर जो भी जीतते हैं एमएलए या एमपी किसी भी अपने क्षेत्र में, तो वो जो है इसका जो ये मतगणना करवाना और मतगणना करवाने के बाद में उसका जो परिणाम होना और उसको परिणाम को जो है वो जारी करना, ये चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है। फिर है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, यानी कहने का मतलब है डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन जो है, जब ये पहली बार 1952 में जब डिलिमिटेशन हुआ, तो फर्स्ट डिलिमिटेशन हुआ था उस टाइम पे, तो इनका परिसीमन मतलब कहने का मतलब है कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है वो विधानसभा क्षेत्र कितने जो है आएगा, या फिर कह सकते हैं कि कितना एरिया जो है वो कवर करेगा, कितनी जनसंख्या कवर करेगा। तो उसको लेकर ही जो परिसीमन होता है वो कराना वो चुनाव आयोग का कार्य होता है, जो कि मूल कार्यों में है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन कराना निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के बाद में निर्वाचन आयोग का ये प्रमुख कार्य है। परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। उसके बाद आते हैं मतदाता सूची तैयार करना। तो जैसा कि सभी को पता है कि सबसे लोअर लेवल पर बीएलओ होते हैं, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। तो बूथ जो बना होता है उस पर जो है जो भी लोग जो हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, तो उसमें नाम को ऐड करना, फॉर्म 6 भरवाया जाता है। फिर नाम का डिलीशन करना, कोई मृतक हो गया या कोई वहाँ से किसी जगह से जो है शिफ्ट होकर के किसी और जगह चला गया, अपना जो है निवास स्थान कुछ कहीं और बना लिया है, तो उस जगह से उनका नाम डिलीशन करना। या फिर डुप्लीकेट, कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के 2 जगह जो है नाम होना। तो ये जो है फॉर्म 7 उनसे भरवाया जाता है, और ये जो है सबसे निचले स्तर पर बीएलओ का काम होता है। फिर उसके ऊपर जो है वो ईआरओ होते हैं। ईआरओ के जो कह सकते हैं कि जैसे ईआरओ जो फॉर्म किए जाते हैं कि एक तरह से एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं। तो एसडीएम लेवल के अधिकारी जो हैं वो मतदाता, जिस प्रकार से जो भी मतदाता जो है बनता है, तो उसके लिए जो है जो भी बीएलओ इन्फॉर्मेशन देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को ईआरओ नेट पे डाला जाता है। उसको जो है उस इन्फॉर्मेशन को साथ साथ जो है उससे संबंधित जो है नाम हटाना या नाम जोड़ना है, या फिर फॉर्मेट एक आता है तो यह संशोधन होता है। मान लीजिए किसी के जो इपिक कार्ड है उसमें त्रुटि आ गई है, तो उसका संशोधन करने का कार्य, ये सभी बीएलओ के काम में आते हैं। और बीएलओ जो है वो उसके बाद में जो है बीएलओ के ऊपर में जो है सबसे ऊपर जो है एक क्षेत्र स्तर पर जो है एसडीएम होते हैं। और वो एसडीएम जो है इस कार्य को जो है एक तरह से ये चुनाव आयोग जो है ईआरओ नेट के माध्यम से जो है उसको जो लिस्ट जो भी प्रोवाइड करी गई है, हार्ड कॉपी या जो भी फॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन सभी को जो है लिस्टेड करती है, किसमें, वेबसाइट पे लिस्टेड करती है। और उनको जो है जो भी एक मतदाता का जो क्रमांक है, या कह सकते हैं कि जो एपिक नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो एपिक नंबर वो दिया जाता है पर्टिकुलर व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु इसने ग्रहण कर ली है, जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का हो गया है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि अब मान लीजिए मतदाता सूची में नाम हटाना, नाम जोड़ना और नाम का संशोधन, और नाम से संबंधित या उनके जो एड्रेस है या फिर आयु से रिलेटेड है, तो इनसे संबंधित कोई कार्य होता है, इनसे संबंधित कोई भी संशोधन होता है, तो वो सभी चीज़ जो है ये बीएलओ करते हैं। तो अनुच्छेद 325 में जो है ये किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली से सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है, और ना ही कोई व्यक्ति इन आधारों पर किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा कर सकता है। ठीक है। अब इसमें जो है जैसा कि पता है कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है, मूल काम जो है वो है कि लोकसभा के चुनाव करवाना, विधानसभाओं के चुनाव करवाना, और साथ साथ में उसके बाद में जैसे मान लीजिए विधानसभा के चुनाव हो गए, उपचुनाव भी होते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई कैंडिडेट जो है वो 2 जगह से जीत गया, तो अगर मान लीजिए 2 जगह से लोकसभा चुनाव जीत जाता है, तो फिर एक जगह से उसको
सीट छोड़नी पड़ती है। तो वो उसके बाद में उस सीट पर जो उपचुनाव होते हैं वो भी चुनाव कराने का जिम्मेदारी जो है वो भी चुनाव आयोग की होती है। फिर अनुच्छेद 326 आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तो वो जो है तथा संविधान या विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास चित्त विकृति चित्त अपराधी या फिर भ्रष्ट आचरण का भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण उसका नहीं होना चाहिए, यानी वो पूरी तरह से पाक साफ होना चाहिए। और इसको जो है फिर क्या होता है कि इसमें जो भारत का नागरिक है वो 18 वर्ष की आयु अगर या उसने जो है प्राप्त कर लिया है तो 18 वर्ष प्लस और उससे ऊपर के जो आयु है तो उनको जो है वोटर आईडी इशू किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। तो आधार पर मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित करना किया गया हो निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होता है। तो निर्वाचक नामावली कहने का मतलब है जो मतदाता सूची होती है। तो मतदाता सूची में किसी क्षेत्र में जो बीएलओ होते हैं तो बीएलओ के द्वारा जो भी नाम ऐड किए जाते हैं उसके बाद में कोई कुछ नाम जैसे डिलीट किए जाते हैं या संशोधित किए जाते हैं तो वो मतदाता सूची में उनको जब नई मतदाता सूची आती है तो उसको प्रकाशित किया जाता है फिर से, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में। फिर आते हैं राजनीतिक दलों का मान्यता देना। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है या फिर राज्य स्तर का राजनीतिक दल है तो इसके प्रावधान जो है वो चुनाव आयोग का कार्य है। वो प्रावधान जो है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसकी 1951 उसकी धारा 19 का में ये दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A में के तहत राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अब इसमें राष्ट्रीय दल को जो है उसकी मान्यता क्या है, कैसे कोई दल जो है वो राष्ट्रीय दल कहा जाएगा। तो पहला तो है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का जो भी मत पड़े हैं उनमें वो वैध मत हैं उनका 6% जो है उनको प्राप्त हो या प्राप्त किया हो उनके द्वारा। उसके साथ साथ किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर जो है वो विजय प्राप्त की हो उस दल ने तो वो दल जो है राष्ट्रीय दल के रूप में उसका नामांकित होता है, ठीक है। फिर है इसका दूसरा जो है कि अगर मान लीजिए इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया क्या है तो दूसरा क्राइटेरिया है कि लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटों में जो है जीतना आवश्यक है। तो लेकिन ये सीटें जो है ये कम से कम 3 राज्यों से जीती गई हो, यानी एक ही राज्य से 11 सीटें नहीं बल्कि 3 राज्यों का प्रावधान है कि 3 राज्यों से इनकी सीटें जो है जीती गई हों। फिर जो तीसरा है वो है कम से कम उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हो, उसकी मान्यता प्राप्त हो। तो ये 3 जो कंडीशन हैं ये 3 कंडीशन है किसी भी दल को राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। तो किसी भी राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो मान्यताएं बताई गई हैं मैंने अभी बताई तो ये मान्यताएं होना आवश्यक है। उसके बाद में राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी है, क्या क्या जो है अर्हता है। तो सबसे पहली बात तो या तो वो पार्टी हो या तो संसदीय और या विधानसभा के विगत आम चुनावों में जो आम चुनाव हो चुके हैं उनमें उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% मत जो है उन्हें मिला हो और या फिर कह सकते हैं कि विधानसभा में 2 सीटें कम से कम उन्होंने जीती हों तो उसको पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो न्यूनतम 6% मत मिला हो या वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीती हों। अब उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें जीती हों या फिर 3 सीटें कम से कम जीती हों। तो इनमें से जो है जो भी अधिक होगा उसको वो मान्यता दी जाएगी, ठीक है। इसमें 3% सीटें और अथवा कम से कम 3 सीटें इनमें से जो भी अधिक हो जीता हो, ठीक है। फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 8%
जो है मत मिले हों, 8% जो है वोट उसको मिले हों, तो वो राज्य स्तरीय दल के रूप में माना जाता है। उसको जो है चुनाव आयोग जो है उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने। अब कोई राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है। तो वो चुनाव चिन्ह कैसे होते हैं? एक तो चुनाव चिन्ह होता है अल्पकालीन, केवल एक पर्टिकुलर चुनाव तक के लिए सीमित होता है, और एक चुनाव चिन्ह होता है जो हमेशा के लिए। तो उसके लिए क्या है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। और अन्य प्रत्याशियों को जो है अनारक्षित चुनाव चिन्ह की बात जैसे मैंने अभी बताई कि एक टेम्परेरी जो है उनको जो है कोई चुनाव चिन्ह जो है वो दे दिया गया है। और जितने भी राज्य स्तरीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं उनको जो है परमानेंट चुनाव चिन्ह दिया गया है। अब ये जो चुनाव चिन्ह है इससे संबंधित विवादों का निपटारा जो है वो भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग का कोई निर्णय है उसके विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है अगर वो चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई मसला है तो। फिर बात आते हैं निर्वाचन का संचालन करना। तो निर्वाचन के संचालन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है। दोनों सदन के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसके लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की होती है, चुनाव आयोग की होती है। राज्य विधानमंडलों में विधानसभा और विधान परिषद, अगर विधान परिषद है उस राज्य में, टोटल 6 जो स्टेट्स हैं उनमें विधान परिषद है, उसके अलावा जो है सही में विधानसभा है। तो राज्यों में विधानसभा हो गई या फिर यूनियन टेरिटरी में जो है विधानसभा हो गई, तो उसके जो चुनाव कराने की जो उनको आम चुनाव बोलते हैं, उनको कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। मध्यावधि चुनाव का मतलब है कि मध्य में मान लीजिए किसी कारणवश जो है कोई किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई, या फिर किसी कारणवश मान लीजिए जो है कि कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी कारणवश उसको जो है उसने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया, या फिर उसको जो है किसी कारणवश उसकी जो है मेंबरशिप चली जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति 2 सीटों से जीत गया है, एक से अधिक सीट से जो है वो निर्वाचित हो गया है, तो 2 सीटों पे चुनाव लड़े, दोनों पर जीत गया, तो फिर क्या होता है 1 सीटों से छोड़नी होती है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो ऐसे केस में क्या होता है एमएलए एमपी के चुनाव के लिए जो भी अब उसके बाद में जो चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी होती है, तो उसको जो है मध्यावधि चुनाव बोलते हैं, या कह सकते हैं कि उनको मिड टर्म इलेक्शन कह सकते हैं, उपचुनाव भी कहा जा सकता है। और उपचुनावों का अधीक्षण, अभी अधीक्षण जो है या सुपरिटेंडेंस, और दूसरा जो है नियंत्रण यानी कंट्रोल, और तीसरा जो है निर्देशन डायरेक्शन, ये सभी जो है कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। फिर आते हैं अर्धन्यायिक कार्य। अर्धन्यायिक कार्य है कि अनुच्छेद 103 में ये गिवन है कि कोई भी सदस्य है, मान लीजिए वो संसद का सदस्य है, तो संसद का सदस्य जो है वो उसकी जो अर्हता है या उसकी जो योग्यता है वो अयोग्य अगर साबित हो जाता है तो चुनाव आयोग जो है उसको परामर्श देता है। क्योंकि उनको अब वो आयोग कौन माना जाएगा, तो आयोग जो है वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि वो जो है जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नहीं रह सकता है। तो उसके लिए जो क्या है कि उसकी योग्यता की जो चुनाव है तो उसके लिए वो चुनाव आयोग से परामर्श लेते हैं। तो ये अनुच्छेद 103 में गिवन है। उसके बाद जो अनुच्छेद 192 है, आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 में यही काम जो है राज्यपाल के स्तर पर जो होता है कि राज्य में कह सकते हैं कि राज्य में जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद का या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी कोई बात आती है तो राज्यपाल जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है अयोग्य घोषित कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है, उनको निर्वाचन आयोग का ही
सुझाव लेना पड़ता है। तो उसमें वो परामर्श लेते हैं। तो ऐसे में जो परामर्श की बात आती है, तो राज्यों में 192 आर्टिकल के तहत राज्य विधानमंडल में और अनुच्छेद 103 के तहत जो है केंद्र में, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको लेकर के, सदस्यता को लेकर के बात कही गई है कि उनकी सदस्यता जो है उसको, या अयोग्यताओं को लेकर भी बात कही गई है कि किसी कारणवश अगर वो उनको जो है उनके पद से मुक्त किया जाता है, तो जो राज्यपाल हैं स्टेट लेवल में और जो राष्ट्रपति हैं जो सेंट्रल लेवल में, वो सलाह लेने के लिए जो है उनके लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से वो सलाह ले सकते हैं। तो ये अर्धन्यायिक कार्य चुनाव आयोग का हो जाता है। चुनाव आयोग ने 2007 में पहली बार यह प्रावधान किया कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। अब शपथ पत्र किस चीज़ का होगा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, क्या उनका जो है पढ़ाई लिखाई जो है वो कहाँ तक की है उन्होंने, उनके पास संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा जाता है कि संपत्ति कितनी है। उसके साथ साथ जो भी है कोई भी और किसी पृष्ठभूमि से वो आते हैं, मान लीजिए उनका आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने चाहिए, तो इन सब के लिए जो है शपथ पत्र लेने का प्रावधान किया गया 2007 में। तो ये पहली बार जो है निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि जिनमें उनका शैक्षिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण और आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी विवरण अगर कोई है तो ये सब चीज़ें जो है ये चुनाव आयोग को देखना होता है कि इनका भी, इसके लिए वो शपथ पत्र मांगते हैं, तभी उस कैंडिडेट को जो है नॉमिनेशन के लिए, नामांकन के लिए उसको अलाउ करते हैं। फिर आते हैं अन्य कार्य क्या क्या हैं। तो अन्य कार्य में अब जैसे राजनीतिक दल है तो उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, तो आचार संहिता लागू हो जाती है जब मान लीजिए चुनाव आयोग जो है या निर्वाचन आयोग जिसको कहेंगे, कि मान लीजिए लोकसभा के चुनाव की वो डेट जो है जिस समय डिक्लेयर करता है, उस डिक्लेयर करने की तिथि से लेकर के वो पूरा आचार संहिता के अंदर आ जाती है उसकी जो भी। तो उसके बाद क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है। तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो, तो जो भी जैसे ही इलेक्शन वो बताते हैं कि इलेक्शन का जो है ड्यूरेशन ये रहेगा और इलेक्शन की तारीख ये रहेगी, तो जो ये उसको लेकर के जो ये आचार संहिता है, तो वो आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद में किसी भी जो दल का व्यक्ति है या फिर कोई भी निर्दलीय है, तो वो किसी प्रकार का प्रलोभन किसी भी मतदाता को नहीं दे सकता, या फिर कोई भी योजना जो है उसके बाद जो है कोई केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो कोई योजना नहीं चला सकती जो कि इनडायरेक्टली जो है वो एक तरह से जो है जो जनता है उनको जो है उनके वोटिंग राइट्स को एक तरह से उनको अपने पक्ष में करने के लिए, तो इसके लिए जो है ये खास ये बताया गया है। चुनाव आयोग जो है इसको जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम दिया गया है कि जो आचार संहिता है उसको लागू करने के लिए वो पूरी जो है तैयारी करता है कि किसी प्रकार से ये आचार संहिता जो है उसका किसी तरह से जो है कोड ऑफ कंडक्ट का पालन होना चाहिए, वो किसी तरह से मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और इससे संबंधित और भी बातें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी धार्मिक जो है आयोजन करना या धार्मिक रूप से जो है किसी विशेष धर्म को लेकर के जो है कोई जो व्यक्ति है, उम्मीदवार है, वो कोई अपना जो है कार्यक्रम आयोजन करता है या फिर किसी प्रकार का जो है वैचारिक रूप से जो भी अपनी कह सकते हैं कि बात कहता है, जिससे कि किसी प्रकार से जो है निर्वाचन जो है उसमें उसकी जो कह सकते हैं कि जो निर्वाचन पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो पारदर्शिता जो है निर्वाचन की वो बनी रहनी चाहिए। तो पारदर्शिता को बनी रहने के लिए जो है चुनाव आयोग जो है कोड ऑफ कंडक्ट करना को जारी करता है। उसके बाद जो है राजनीतिक दलों का जो प्रचार होता है, तो चुनाव प्रचार के लिए एक मुश्त राशि जो होती है वो डिफ़ाइन होती है कि इतनी जो अमाउंट है मनी का, उतना ही अमाउंट आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए टीवी चैनल्स हैं, तो ख़ास तौर से जैसे दूरदर्शन के चैनल हैं जो सरकारी प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं, या फिर आकाशवाणी है, तो उनके माध्यम से भी वो जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय दल है या फिर राज्य स्तरीय दल हैं,
तो वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और चुनाव प्रचार में जो जितनी भी जो कह सकते हैं कि पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए वो एक लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन चुनाव आयोग तय करता है। तो यहाँ को इसको लेकर के जो है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है जो एक तरह से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो अन्य जो एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च किया जाना और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करना, तो इसकी बात जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अभी ये मुद्दा जो है बीच में आया था चुनाव से पहले। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए लोकसभा के 2024 की बात हुई या फिर अन्य अभी चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के चुनाव, तो उसको जो भी उससे संबंधित जो भी बात हुई जो भी खर्च होता है उसको लेकर के भी जो है किसी प्रकार से जो है मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया सकता। उम्मीदवार जो है उन्हें जो है कुल खर्च जो है कि यहाँ पे वो जो निश्चित दी जाती है, तो उसको जो है ये ब्यौरा देना होता है कि उन्होंने कौन सी राशि जो है कहाँ पर खर्च की। उसके बाद जो है कोई भी चुनाव जो हुआ है, मान लीजिए चुनाव हुआ है किसी सीट पर, कहीं पर चुनाव हुआ और किसी प्रकार से चुनाव जो कराने में तो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है नियुक्त किए आते हैं अलग अलग जगह पर बूथ पर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अन्य जो अपने सदस्य होते हैं P1, P2, P3 और P4, तो उनके साथ मिलकर के जो है जो वोट डलवाते हैं उसको वहाँ की जो जनता होती है उनको वोट डलवाते हैं। तो उसके बाद में जो है उसको भली पूरी तरह से सुरक्षित रूप से जो है उसको चुनाव को कंडक्ट कराना उस क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि उसमें जो बूथ पे जो कंडक्ट कराना बेहतर, उसको जो है ट्रांसपेरेंट रूप से चुनाव कराना, ये जिम्मेदारी फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हो जाती है। फिर उसके बाद जो है उससे ऊपर में जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए जाते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के बाद में जो है ऊपर में जो है ओवरऑल जो है जिला निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो है जिला निर्वाचन जो आयुक्त बोले जाते हैं, तो वो डीएम जो होते हैं, तो एक ज़िले में डीएम की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो भी ज़िले हैं, ज़िले का डीएम है, जिस ज़िले का डीएम है वहाँ पर जो है पूरी शुचितापूर्ण जो है और जो पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी जो है पारदर्शिता से जो है वो चुनाव को कंडक्ट करवाएं। उसके बाद में है वही कहने का मतलब चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से कंडक्ट कराएं। उसके बाद जो है जैसे अभी हमने बात कर ली कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर ली, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए समय नियत करने की बात कर ली। वो समय नियत भी होता है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आप जो है ये प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार करना ये कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जैसे ही चुनाव आयोग जो है या मुख्य चुनाव आयुक्त है वो डिक्लेयर करते हैं किसी जगह के चुनाव होने की तिथियों को, डेट्स को, तो ठीक उसी दिन से जो है वो आचार संहिता लागू हो जाती है जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आ जाते। तो उसके बाद जो है उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च का ब्यौरा देना ये होता है। फिर चुनाव की वैधता या फिर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना चुनाव को। फिर है चुनाव लड़ने हेतु तो व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करना। तो पात्रता भी हमने बताई जिस तरह से कि किसी भी तरह से विकृति चित्त नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का जो है आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका ब्यौरा उसको देना होता है, फिर उसकी जो एजुकेशन है उसका भी ब्यौरा देना होता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी नामांकन कर रहा है उम्मीदवार या जो भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, या फिर किसी अन्य जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का हो या फिर राज्यसभा का हो। तो ये जो एक तरह से जो है उसको लेकर के वो उसकी पात्रता जो है वो उसको जो है उसको जो निर्धारित किया जाना है वो जो है चुनाव आयोग का कार्य होता है। फिर बात आते हैं मतदाताओं का राजनीतिक प्रशिक्षण देना। अब मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का मतलब यही है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, डूज और डॉट्स की बात जो है वो चुनाव आयोग जारी करता है। समय समय पे जो है चुनाव आयोग बताता रहता है टीवी के माध्यम से या फिर जो आकाशवाणी है उसके माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, या कह सकते हैं
पेपरों के माध्यम से जो है वो अब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जो है जनता को बताना, उनको जागरूक करना, किस प्रकार से जो है वोट डाले जाएंगे और किस प्रकार से जो है वोट डाले जाते हैं और किस तरह से ईवीएम काम करती है, किस तरह से बैलेट यूनिट और या कंट्रोल यूनिट जो है वो किस प्रकार से जो है आपको एक कैंडिडेट को है चुनना है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक तरह से मॉक ड्रिल के रूप में उनको जो है बताई जाती है। तो चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देने का भी काम ये करती है। उसको ये भी जो है ये सरकार को जो है परामर्श जो है वो भी चुनाव आयोग देता है।